घने फॉरेस्ट में मौजूद एक ऐसी काली शक्ति जो लोगों की बॉडी को पूरी तरीके से डिटोरिएट कर देती। लेकिन ये चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि कोई सोच भी नहीं सकता। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक बर्फीले एरिया को दिखाते हुए जहाँ पर 3 लोग बैठे हुए थे। उन तीनों में से 2 लोग लगातार कोई अजीब सी चीज खाते जा रहे होते हैं। चारों तरफ इतना ज्यादा कम टेम्परेचर का माहौल था कि वो सह नहीं पाते, लेकिन सर्वाइवल के लिए जो भी चीज पड़ रही थी वो कर रहे थे। उन्हीं में से थर्ड वाला पर्सन लगातार उन्हें देख रहा था और उसे बहुत ज्यादा घिन आ रही थी। तब जाकर हमें पता चला कि वो सारे 4 मेंबर्स थे और उनके चौथे मेंबर की डेड बॉडी साइड में पड़ी हुई थी। वो सभी लोग जिसका मांस खा रहे थे वो उसी 4th मेंबर का था। यानी उन लोगों ने अपने ही साथी को मारकर खाना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत ही ज्यादा घिनौना होता है, लेकिन कोई तो चीज थी जो उन्हें ये करने पर मजबूर कर रही होती है। वो सब तो मॉडर्न दुनिया के ह्यूमन से डायरेक्टली कैनिबल्स बन गए थे। अब वो सभी अपना पेट भरने के बाद लगातार स्नोवी एरिया में आगे बढ़ने लगे होते हैं। चारों तरफ स्नो की परत होती है और आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक धीरे धीरे आगे चलते हुए उनमें से 2 लोग रुक जाते हैं। उनकी नजर पास ही में मौजूद एक फॉरेस्ट की तरफ जाती है, जिससे पता नहीं कि वो डरने लगे। अब पता नहीं उस जगह पर क्या मौजूद था, लेकिन धीरे धीरे कुछ आवाजें आने लगी। सामने की तरफ जो दोनों आदमी मौजूद थे वो तो अब डर कर भागने भी लगे होते हैं। थर्ड पर्सन को अभी तक पता नहीं चल रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन तभी कुछ ऐसी चीज हुई जिसकी एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी। कोई एक अनजान सी चीज जो बिल्कुल भी अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, वो उन लोगों को पकड़कर हवा में उठाती है और मारने लग जाती है। वो सभी तो बचकर भागने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं था। वो जो कोई भी थी इतनी ज्यादा पावरफुल और केपेबल होती है कि सारे इंसानों को पकड़कर मारने लगी। किसी का उसने गला तोड़ दिया तो किसी की बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी। अब इतनी खतरनाक चीज जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, उससे ये तीनों तो बिल्कुल भी बचने नहीं वाले। लेकिन इस खतरनाक रहस्य का किन किन को सामना करना पड़ेगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब हमें यहाँ शहर में नेट और ईथन नाम के 2 कपल को दिखाया जाता है। ईथन यहाँ नेट से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन हमें ये भी पता चला कि नेट एक मेंटल पेशेंट है। उसे कई महीनों से मेंटल हॉस्पिटल में ही रखा गया है। नेट को बिल्कुल भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। पर आज नेट का बर्थडे था और ईथन यही प्लान करके आया है कि वो उसे बाहर लेकर जाएगा। उसके फ्रेंड्स ने साथ मिलकर नेट के लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। अब उस मेंटल हॉस्पिटल का एक गार्ड मौजूद था जिससे चकमा देकर वहां से निकलना था। तो ईथन ने तुरंत ही उसे एक मीठा केक दे दिया जिसे वो खाने में बिजी हो जाता है। तब जाकर ईथन ने एक ट्रिक लगाई और अपनी कॉफी उसके बॉडी पर गिरा दी। इससे वो गार्ड एकदम से पैनिक हो गया और ईथन ने उसका आईडी कार्ड चुरा लिया। जैसे ही वो गार्ड दूसरी तरफ जाता है अपने आप को साफ करने के लिए, तो ईथन नेट को लेकर तुरंत ही उस जगह से निकल गया। अब तो शायद उसे कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तुरंत ही दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब हमें फॉरेस्ट की एक कैंपिंग साइट को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे लोग कैंपिंग की तैयारी कर रहे थे। ये दरअसल नेट की बर्थडे पार्टी की तैयारी हो रही होती है और ये सब उसके दोस्त ही थे। हमें तो अब सामने की तरफ नेट का भाई दिखाया गया जिसका नाम टेडी होता है। टेडी के साथ उसकी एक फ्रेंड लिप भी थी और वो दोनों साथ में कुछ बातें कर रहे थे। पता चला कि नेट और उसके भाई टेडी में ज्यादा बनती नहीं और उन दोनों ने कई समय से बातचीत भी नहीं की है। अब देखकर लगता है कि टेडी इन चीजों से काफी परेशान लग रहा था। भले ही वो अपनी बहन के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी उसे काफी ज्यादा फिक्र है। थोड़ी देर के अंदर ही ईथन और नेट उस कैंपिंग साइट पर आ जाते हैं और सभी दोस्त एक साथ उनसे मिल रहे थे। नेट के बर्थडे के लिए सभी लोग एक्साइटेड होते हैं, पर नेट पता नहीं क्यों थोड़ी उदास लग रही थी अपने भाई टेडी को देखकर। खैर फिलहाल के लिए सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करने में बिजी हो गए और वहीं लिप नेट को एक टेंट में लेकर चली जाती है कुछ डिस्कशन करने के लिए। यहाँ पर लिप नेट को समझा रही थी कि तुम्हें अपने भाई को एक और चांस देना चाहिए। भले ही वो कैसा भी नाकारा हो, लेकिन तुम्हारा भाई है, उसे अपने भाई के साथ इस तरीके से रिलेशन बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। हमें तो साइड में ईथन भी दिखाया गया जो लिप को कुछ पेपर्स दे रहा था सिग्नेचर करने के लिए। ये पेपर आखिरकार किस चीज के लिए बनाए गए हैं हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो दोनों तो अब उस पेपर को सिग्नेचर कराने के लिए किसी के पास जाने का डिसाइड करते हैं, पर सबसे पहले सभी लोग इकट्ठा होकर नेट को उसके बर्थडे का गिफ्ट दे रहे थे। वहाँ पर फ्रांसिस नाम की उनकी एक फ्रेंड आ जाती है जिसने नेट को एक क्रॉस का लॉकेट दिया। फ्रांसिस बता रही थी कि ये तुम्हारी बहुत बुरे समय में मदद करेगा और वो नेट को इतना भी समझा रही थी कि तुम्हें उन चीजों के लिए तैयार रहना होगा जो अनएक्सपेक्टेड है। ये बातें फिलहाल नेट को समझती नहीं, लेकिन इसका क्या अंजाम होने वाला है ये थोड़ी देर में पता चलेगा। अब ईथन और लिप निकल पड़े थे उस पेपर पर सिग्नेचर कराने के लिए। फॉरेस्ट से लगातार होते हुए उन्हें एक घर दिखाई दिया। घर के डोर के पास जाकर वो लगातार नॉक करने लगे थे और चेक करते हैं कि वहाँ पर कोई रहता भी है कि नहीं। चौंकाने वाली बात थी कि उस जगह का दरवाजा ओपन था और दोनों ही तुरंत ही अंदर घुस गए। हमें पता चला कि एक कमरे में कोई बूढ़ा आदमी है जो किसी चीज पर हथौड़ा मारकर उसे बनाने की कोशिश कर रहा था।
चौंकाने वाली बात होती है कि ये आदमी हमें कहानी की शुरुआत में ही दिखाया गया था, यानी उस नोवी एरिया में जिनके ऊपर उस काली शक्ति ने हमला किया था। यानी अभी भी वो जिंदा है और इस घर में रह रहा है। जैसे उस बूढ़े आदमी को ईथेन और लिप की आवाज सुनाई दी तो वो चौंक गया। उसने एक बॉक्स को जल्द से जल्द बंद किया जिसके अंदर कुछ तो फ्लैशी वाली चीजें थी और वो तुरंत ही ईथेन और लिप के सामने आ जाता है। उस आदमी ने ईथेन और लिप से क्या बात किया ये तो बिल्कुल नहीं बताया जाता, लेकिन अब हमें कैम और माइक नाम के उनके ही फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो अपने हाथ में कुछ सामान लेकर लगातार आगे बढ़ रहे थे। फॉरेस्ट वाले एरिया में पहुंचने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि एक आदमी लगातार काम कर रहा है। उस बूढ़े आदमी के पास जाकर तुरंत ही उन्होंने एक बॉक्स आगे किया जिसके अंदर मीट के टुकड़े मौजूद थे और उसी से वो बारबेक्यू करते हुए खाना खाने वाले थे। अब ध्यान से देखा जाए तो ये वही आदमी है जिसने कहानी की शुरुआत में मीट खाने से मना कर दिया था। जैसे उस आदमी की नजर उन दोनों दोस्तों के हाथ में मौजूद उस मीट के टुकड़े पर पड़ती है तो वो साफ कहने लगा कि इसे बिल्कुल मत खाना, इससे बहुत ही खतरनाक चीजें हो सकती हैं। लेकिन कैम और माइक इन चीजों पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहे थे। उन्हें ये मीट किसी ने दिया था जो यहीं लोकल लोग में से एक है और उन्हें लगता है कि ये मीट बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगा, इसीलिए वो उस आदमी की बात एकदम से इग्नोर करते हुए वहां से चले जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ कैंप पहुंचने के बाद कैम और माइक लगातार उस मीट को निकालकर बनाने लगे थे। उन्होंने बर्गर का सामान मंगाया और जल्द से जल्द उसके अंदर स्टफिंग भरने लगे। सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे उस बर्गर को खाने के लिए। इनफैक्ट जैसे ही वो तैयार होता है सभी खाने भी लगे सिवाय कैम की, क्योंकि वो वेजिटेरियन था। अब एक रियलिटी पता चलती है कि वो जो मीट खा रहे थे वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का था जो उस लोकल आदमी ने उन्हें प्रोवाइड किया था। ये चीजें तो उन लोगों को बिल्कुल नहीं आइडिया कि उसे खाने से कौन सी खतरनाक चीजें हो सकती हैं। खाना खाने के बाद बहुत रात हो चुकी थी तो सारे फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। ईथन तो यहाँ नेट से बड़ी प्यार भरी बातें कर रहा था और कहता है कि उसके पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है जो कि वापस हॉस्पिटल जाने से पहले वो उसे देगा। नेट ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई क्योंकि आज से पहले उसने कोई भी अपना बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया था। ये उसका सबसे मेमोरेबल मोमेंट होता है। और तो और नेट जिससे प्यार करती थी यानी कि ईथन, वो उसे गिफ्ट भी देने की बात कर रहा था। यानी अब तक तो सारी चीजें नेट के लिए बहुत अच्छी ही चल रही हैं। लेकिन अचानक हमें पीछे से वही अनजान आदमी आता हुआ दिखाई दिया जो कि घर में मिला था। उसका नाम ब्लैकी होता है और वो तुरंत ही सामने आकर उन लोगों को अपनी तरफ बुलाने लगा। उसके हाथ में कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जिसे कि वो कह रहा था कि तुम सब अपने हाथ बांध लो। ब्लैकी ने ये सारी चीजें बहुत ही रूड वे में कही जिससे कि कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, स्पेशली ईथन जिसका ईगो हर्ट हो चुका था और वो तुरंत ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ब्लैकी ने अपनी जेब में मौजूद तुरंत ही गन निकाल ली और उसके ऊपर पॉइंट कर दिया। इसीलिए ईथन और उसके सारे दोस्त जैसा वो कह रहा था वैसा ही करने लगे। ब्लैकी ने जल्द से जल्द सभी लोगों के हाथ बांध दिए और नीचे बिठा दिया। अब वो उन्हें कुछ बताने लगा कि मैंने ये सारी चीजें कुछ पर्पसफुली की हैं। इस फॉरेस्ट में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहता है जो उन लोगों पर हमला करता था जिन्होंने इंसानी मांस खाया है। कई महीनों पहले ब्लैकी ने भी ये गलती की थी और उस पर भी उस क्रिएटर ने हमला किया था और उसने तो उन सारे लोगों को ये सच्चाई बता दी कि जो मांस का टुकड़ा उसने दिया था वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का होता है। यानी उन लोगों ने इंसानी हैमबर्गर खा लिया था। सभी को एकदम उल्टी जैसी होने लगी। लेकिन अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। ब्लैकी जिस भी क्रिएचर की बात कर रहा है अब वो उन लोगों को भी पकड़ने के लिए आएगा। ब्लैकी ने ये इसीलिए किया ताकि कुछ समय तक वो सुरक्षित रहे, नहीं तो वो मॉन्स्टर उसे ही मार देगा। ईथन, नेट और सभी लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगे और कहते हैं कि उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन अब ब्लैकी अपने प्लान में कामयाब होकर ही रहेगा। अब यहाँ जैसे ही ब्लैकी को उन सारे लोगों में से ये पता चला कि कैम एक वेजिटेरियन है और उसने वो इंसानी मांस नहीं खाया था, तब तुरंत ही ब्लैकी अपनी गन उठाता है और सीधा कैम पर फायर करके उसे मार देता है। इतनी बुरी तरीके से मृत्यु किसी ने नहीं देखी थी। डर के मारे ब्लैकी जैसा कह रहा था वैसे ही सभी कर रहे थे। जल्द से जल्द अब ब्लैकी उन सारे लोगों को अपने ट्रक के अंदर बिठा लेता है। यानी वो उन्हें एक टारगेटेड स्पॉट पर लेकर जा रहा था जहां आसानी से क्रिएचर उन पर हमला कर सकता है। अंदर मौजूद सभी लोग एकदम डरे हुए थे, लेकिन फ्रांसिस ने अपने साथ एक लाइटर रखा हुआ होता है। ये बातें अभी तक ब्लैकी को नहीं पता थी, तो इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रांसिस उस लाइटर की मदद से हाथ में लगी हुई प्लास्टिक को जला देती है। एक एक करके उन्होंने अपने साथियों को आजाद कर दिया था, लेकिन वो गाड़ी तुरंत ही रुकती है और जैसे किसी से टकरा गई हो। जैसे तैसे वो सभी लोग पीछे वाले एरिया से बाहर निकलते हैं और पता चला कि गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है। वो ट्रक तो किसी बड़ी चीज से टकराई थी जो अचानक गायब हो गया। फॉरेस्ट में से लगातार कुछ अनजानी आवाजें आ रही होती हैं जो किसी जानवर की तो नहीं लगती और ये सारी चीजें एक डर पैदा कर रही थी उन लोगों के अंदर। माइक तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस आदमी को ढूंढने लगा और अकेले फॉरेस्ट में चला जाता है। यही तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बाकी सब भी ब्लैकी और माइक को ढूंढने में बिजी हो गए।
लेकिन अब अचानक माइक को उस अंधेरे में कोई बड़ी सी चीज दिखाई देती है जो उसकी तरफ आ रही थी। उसने माइक के ऊपर हमला कर दिया और उसे काफी चोटिल भी किया होता है। हमें तो सिर्फ उसकी परछाई दिखाई गई जिसके बड़े बड़े नाखून थे और माइक तो इतना जोर से चिल्ला रहा था कि उसे कोई बचाने वाला नहीं है। तुरंत ही उस क्रिएचर ने माइक के ऊपर हमला करके उसे गायब कर दिया। अब यहाँ बाकी लोगों को दिखाया गया जो कई देर से इसी फॉरेस्ट में भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें ब्लैकी के साथ साथ माइक भी कहीं मिल नहीं रहा था। उनमें से कई लोग तो ये मानने लगे थे कि फॉरेस्ट में मौजूद क्रिएचर ने ही माइक को मारा है, लेकिन ईथन सिर्फ इतना बताता है कि ये सारी चीजें सिर्फ एक मजाक है, ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती और जरूर माइक इस पूरी जगह पर भटक गया होगा। हमें तो उसे ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन टेडी इन चीजों में बिलीव करता था। उसे लगता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए जल्द से जल्द, और इसी दो थिंकिंग में काफी ज्यादा क्लैशेस होने लगे। यानी ईथन चाहता था कि वो माइक को ढूंढे किसी भी हालत में, और टेडी का मानना था कि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से दूर चले जाएं। अब अपने दोस्तों की तलाश करते दौरान नेट और टेडी एक साथ आते हैं और वो एक दूसरे के रिलेशन के बारे में बात करने लगे थे। एक्चुअल में नेट इसीलिए अपने भाई टेडी से गुस्सा थी क्योंकि वो कई साल पहले उसे और उसकी मदर को छोड़कर चला गया था। उसने जरा भी नहीं सोचा कि उसकी फैमिली किस कंडीशन से गुजर रही है और अकेले आखिरकार कैसे सरवाइव कर पाएगी। टेडी तो अपनी बहन से बहुत ज्यादा माफी मांगता है कि उसे कई सारी चीजों का सामना करना पड़ा था। उसने रिसेंटली इंडिपेंडेंट होने की बात कही थी कि वो अपने फैमिली की पैसे पर नहीं पल सकता और इसीलिए टेडी ने अपना घर छोड़ दिया था। नेट तो उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि जब भी उसकी बीमार मदर टेडी के बारे में पूछती तो उसे झूठ कहना पड़ता कि वो कल आ जाएगा, पर टेडी यहाँ इतना मतलबी था कि उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। नेट उससे काफी गुस्सा हो ही रही थी, तभी टेडी को पीछे कुछ दिखाई दिया। झाड़ियों के अंदर कुछ तो हिल रहा था जिसे कि वो नोटिस करने लगा, लेकिन नेट के गुस्सा होने के कारण उसका ध्यान ही भटक जाता है और वो भी वहाँ से चला गया। अब नेट सीधा पहुंच जाती है अपने बॉयफ्रेंड ईथन के पास, जो कि एकदम शॉकिंग वे में खड़ा हुआ था। नेट ने ईथन से पूछा कि सच्चाई क्या है और क्या रियलिटी में यहाँ फॉरेस्ट में कोई मॉन्स्टर मौजूद है जिसने कि हमारे फ्रेंड माइक को मार दिया है। ईथन के पास कोई जवाब नहीं था। इनफैक्ट वो भी काफी सोच में पड़ गया होता है। वो तो एक्चुअल में गुस्सा करने लगा अपनी गर्लफ्रेंड नेट के ऊपर ही कि उसे नेट को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि अब इस फॉरेस्ट में जो भी हो रहा है नेट उसकी जिम्मेदारी है। नेट को अगर कुछ हुआ तो ईथन अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। ये एक तरीके से बेइज्जती थी नेट की, जो कि उसका भाई टेडी साइड में खड़ा होता है और उसे सहन नहीं हुआ। वो तो ईथन को मारने के लिए आगे बढ़ा और दोनों में काफी हाथापाई होने लगती है। कुछ देर तक ये चीजें चली, लेकिन तभी फ्रांसिस आकर कहने लगी कि लिप यहाँ से गायब हो चुकी है, पता नहीं वो कहाँ चली गई और उसे भी ढूंढना होगा। ईथन ये बात सुनकर टेडी को छोड़ देता है, नहीं तो वो टेडी को मार मार कर बेहोश कर देता। जल्द से जल्द थोड़ा ढूंढने के बाद आखिरकार उसे लिप मिल गई, जो कि पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। ईथन जब लिप से पूछता है तो वो काफी डरी हुई लग रही थी, ऐसा जैसे कि उसने कुछ देख लिया हो। लिप डर के मारे सिर्फ यही कह रही होती है कि हमें यहाँ से निकलना है। फॉरेस्ट में जो भी हिडन चीज है शायद वो हमें चोरी चुप के देख रही है। ईथन जितना हो सके लिप को शांत और एकदम कंफर्टेबल फील कराने में लग गया। अब यहाँ बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी, तो ईथन ने जल्द से जल्द एक सेफ जगह ढूंढ ली जहाँ पर वो रात गुजार सकते हैं। वो एक खंडहर वाला इलाका था जहाँ पर घर टूटे हुए थे, पर उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो इससे ही काम चलाना होगा। ईथन और उसके सभी साथी अंदर चले जाते हैं और ईथन ने सभी को बताया कि हमें बारी बारी पहरा देना होगा और सबसे पहली बारी होगी टेडी की। टेडी ये चीजें सुनकर थोड़ा सा निराश तो होता है, लेकिन उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली। यानी बाकी लोग सो जाएंगे और वो बैठकर पहरा देगा। एकदम मिडनाइट आ जाती है और बाकी लोग तो सो रहे थे, लेकिन टेडी साइड में बैठा हुआ था। पहले तो उसे डर लग रहा होता है क्योंकि फॉरेस्ट से कुछ आवाजें आ रही थी। अचानक हमें पता चला कि कोई तो है जो टेडी को देख रहा है और उसका विजन इतना ज्यादा क्लियर है कि टेडी पर तुरंत ही वो हमला कर दे। टेडी भी उन आवाजों को सुनते हुए चारों तरफ देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस अनजान चीज पर पड़ती है तभी फ्रांसिस पीछे से आकर उसका ध्यान भटका देती है। फ्रांसिस भी टेडी के साथ मौजूद थी पहरा देने के लिए, लेकिन अब उसे नींद आने लगी थी, तो वो अंदर बाकियों के पास चली गई सोने के लिए। यानी अब सिर्फ पहरा देने के लिए टेडी ही बचा हुआ है। अब टेडी को फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो उसे जाकर देखने लगा और वो आवाजें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो डर के मारे अपने साथियों के पास भाग कर आ गया। उसने सभी को उठाते हुए कहा कि शायद वो मॉन्स्टर यहाँ आ चुका है और हम अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना होगा। पहले तो सभी लोग टेडी की बातों को मजाक में ले रहे थे, लेकिन जब उन्हें फिर से आवाजें सुनाई दी तो हर एक कोई एकदम घबरा गया और वहाँ से भागने की तैयारी करने लगा। इनफैक्ट नेट ने तो उस मॉन्स्टर को देख भी लिया होता है। वो एकदम खौफनाक था और उसके बड़े बड़े नाखून के साथ साथ दांत भी थे। अगर वो किसी को एक बार पकड़ ले तो जिंदा ना छोड़े। इसीलिए अब नेट भी कई ज्यादा डर कर वहाँ से भागने लगी। चारों तरफ पैनिकिंग माहौल हो गया था, लेकिन फ्रांसिस के लिए ये सबसे बेकार चीज होती है क्योंकि वो भागते हुए एक गड्ढे में गिर गई और उसका पैर पूरी तरीके से टूट गया था। इनफैक्ट इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है कि उसके पैर की हड्डी तक दिखाई दे रही थी। बेचारी ऐसे तो वो अकेली नहीं चल सकती, इसीलिए बाकी लोग उसकी मदद करते हैं।
ईथन और टेडी तुरंत ही वहां आकर फ्रांसिस को उठा कर लेकर जाने लगे, लेकिन हर जगह पर इस तरीके के दोस्त नहीं हो सकते जो आपकी मदद करेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या करें जहां आपका पैर पूरी तरीके से टूट गया है, आप बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे हो इस वजह से, और आपको जल्द से जल्द फॉरेस्ट से बाहर निकलना है। तो ऐसी सिचुएशन कभी भी हमारे सामने आ सकती है, क्योंकि पैरों का मुड़ना और उसके हड्डी टूटना बहुत ही ज्यादा कॉमन है इस फॉरेस्ट एरिया में। अगर गलती से ऐसा कुछ होता है तो फॉरेस्ट से बाहर निकलने के कोई सिंपल सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहली चीज तो हमें पता है कि अगर पैर टूट जाता है तो चलने में काफी प्रॉब्लम होती है। अगर हम लंगड़ा कर चले तो काफी देर हो जाएगी फॉरेस्ट से बाहर निकलने में। तो सबसे पहली चीज हम उस फॉरेस्ट वाले इलाके में कर सकते हैं कि अपने टूटे हुए पैर को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। अब यहाँ एडवांस दुनिया में कई सारी ऐसी आर्टिफिशियल लेग्स भी आ चुके हैं जिसे टूटे गए पैर से रिप्लेस करने पर वो एकदम नॉर्मल हो जाती है, लेकिन फॉरेस्ट में इस तरीके की टेक्नोलॉजीज नहीं होती, तो इसीलिए हमें नेचर पर ही डिपेंडेंट रहना होगा। तो अपने टूटे हुए पैर के सपोर्ट के लिए हमें कोई लकड़ी ढूंढनी है। उस लकड़ी को पूरी अच्छी तरीके से पैर पर बांध देना है जिससे कि सारा प्रेशर उसके ऊपर आए। बात रही टूटे हुए पैर में होने वाली दर्द की, तो उसे ठीक करने के लिए नेचर में बहुत सारी चीजें मौजूद है। जैसे कि अगर हम कोल्ड वाटर के पट्टे पूरी तरह बांध दें तो हमें पेन महसूस नहीं होगा। ये उसी तरह रहता था जैसे कि कई सारे मांस मछली वाली चीजों को प्रिजर्व करने के लिए बर्फ में रखा जाता है, क्योंकि ठंडक स्वेलिंग और पेन दोनों को ही रिलीज कर सकती है। और फॉरेस्ट में तो एलोवेरा, टर्मरिक रूट्स या फिर नीम लीव्स भी अपने घाव पर लगा ले तो उससे एकदम इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक बार पैर को सपोर्ट मिल गया और आपका पेन कम हो गया तो हम जल्द से जल्द फॉरेस्ट से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ बात कुछ और ही थी, क्योंकि फ्रांसिस की हालत खराब होती है। नेट ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वही क्रिएचर उनके पीछे आ रहा है। वो लगातार उनकी तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। इसी वजह से ईथन ने नेट और लिप को कहा कि तुम आगे की तरफ भागो, हम फ्रांसिस को लेकर आते हैं। जबकि टेडी ऐसा करने के लिए बिल्कुल नहीं राजी था। उसे भी अपनी जान बचानी थी और वहाँ से निकलना था। इसीलिए बीच रास्ते में वो ईथन को धोखा दे देता है और फ्रांसिस को छोड़कर भाग जाता है। ईथन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर अभी भी क्रिएचर की आवाज आते रहती है। जल्द से जल्द वो लिप को उठा रहा था और आगे की तरफ बढ़ता है। एक समय क्रिएचर की इतनी ज्यादा आवाज आई कि ईथन खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन बाद में सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। ईथन जैसे ही लिप की तरफ देखने गया तो पता चला लिप गायब हो गई है। नीचे की तरफ सिर्फ लिप का एक नेकलेस मौजूद था, यानी ये बात साफ है कि वो मॉन्स्टर लिप को उठा कर लेकर चला गया है। ईथन के सभी दोस्त एक एक करके मारे जा रहे थे, पर अब सबसे पहले वो पहुंचता है नेट और लिप के पास। उसने बता दिया कि टेडी धोखेबाज निकला, वो अपनी जान बचाने के लिए खुद ही भाग गया। लेकिन अब उन तीनों को किसी भी तरीके से उस मॉन्स्टर से बचना ही होगा। फिलहाल वो तीनों ट्रैवल करते हुए एक ऐसे टेंट वाले एरिया पर आ जाते हैं जहाँ पर एक आदमी रह रहा था। ये वही अनजान आदमी होता है जिसके पास कैम और माइक गए थे वो मीट देने के लिए, और उसने तो खाने से मना भी किया था। ईथन तो उस आदमी से मदद मांगना चाहता था, क्योंकि वो इस जगह पर सरवाइव कर रहा है तो उसे टेक्निक पता होगी। लेकिन उस अनजान आदमी ने बंदूक तान दी और कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन नेट एकदम शांतिपूर्वक भावनाओं से उससे बताती है और उससे मदद करने के लिए कहती है। वो आदमी खुद को रोक नहीं पाया और उसी जगह पर रात गुजारने के लिए वो पहरा देने लगे। धीरे धीरे कुछ आवाजें और ज्यादा पास आ रही थी और वो आदमी समझ गया कि वो क्रिएचर आ चुका है। आदमी ने तुरंत ही उसके ऊपर बंदूक तानी, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा था। तब जाकर हमें पता चला कि वो मॉन्स्टर सिर्फ उन्हें ही दिखाई देता है जिन्होंने इंसान का मांस खाया था। इस आदमी ने भी अभी तक कोई भी इंसान का मांस नहीं खाया है, तो वो इनविजिबल है इसके लिए। फिर भी वो आदमी पूरी कोशिश करता है मॉन्स्टर पर फायर करने की। ईथन को लग रहा था कि ये आदमी उन्हें बेवकूफ बना रहा है, इसीलिए वो गन लेने के लिए भागा। पर वो आदमी जैसे उसे पीछे ढकेलता है तो वही मॉन्स्टर ईथन पर आकर झपट्टा मारने लगा। वो तो उसे उठा लेता है और लग रहा था कि ईथन हवा में उड़ रहा है। बहुत बार फायर करने के बावजूद भी एक गोली जाकर मॉन्स्टर को लगी, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ती नहीं। उसी क्रिएचर ने तुरंत ही उस अनजान आदमी को मारकर पीछे ढकेल दिया, पर अचानक अब एक और गन फायर की साउंड सुनाई दी। ये किसी और ने नहीं बल्कि टेडी ने किया था, और उसके पास एक गन होती है। उसने भी इंसानी मांस खाया था तो उससे क्रिएचर दिखाई दे रहा था। टेडी ने तो अपनी गन की मदद से सीधा उस बड़े से मॉन्स्टर पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे वो थोड़ा घायल हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर वो नेट और लिप को अपने साथ भगा कर लेकर चला जाता है। मॉन्स्टर अभी भी उनका पीछा कर रहा था, लेकिन वो एक छोटी जगह पर जाकर छुप जाते हैं। नेट और लिप काफी ज्यादा डर चुके थे और ये चीजें टेडी भी महसूस कर रहा था। वो मॉन्स्टर अभी भी उनकी बॉडी की हीट को सेंस करते हुए पास आता जाता है। जैसे ही वो पास आया तब जाकर टेडी ने बहादुरी दिखाई। वो नेट और लिप को बचाने के लिए सीधा सामने आ गया ताकि क्रिएचर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और वो सीधा भाग जाता है फॉरेस्ट में। नेट और लिप भी ट्राई कर रही थी कि वो दूसरे रास्ते से होते हुए आगे बढ़े। बेचारा टेडी फिलहाल फॉरेस्ट में अकेला है और आसपास उसके मॉन्स्टर घूम रहे हैं जो उसे पकड़ने की तैयारी करते हैं।
लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जब उस क्रिएचर ने अपने लंबे लंबे हाथों से टेडी का सर ही पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। दूसरी तरफ नेट और लिव ट्रैवल करते हुए एक गुफा की तरफ पहुंचते हैं। ये गुफा बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी। अंदर जैसे ही वो घुसे तो सामने की तरफ कई सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मौजूद थे, जिससे कि ये क्लियर होता है कि ये पूरी जगह उस मॉन्स्टर का अड्डा है। जितने लोगों को भी वो मारता था वो यहीं पर लेकर आता। उन दोनों के लिए सबसे शॉकिंग बात ये हो गई क्योंकि सामने की तरफ उनकी फ्रेंड फ्रांसिस मौजूद थी। फ्रांसिस अभी भी जिंदा तो होती है लेकिन उसकी पूरे बॉडी पार्ट्स कटे हुए थे। वो तो ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी और अपने फ्रेंड्स को कहती है कि यहाँ से चले जाओ। नेट इस समय एक बात समझने की कोशिश करती है कि उस दूसरे वाले आदमी ने अपने बॉडी पर ब्लड क्यों गिराया। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि वो मॉन्स्टर उन लोगों पर हमला नहीं करता जिसकी बॉडी पर पहले से ब्लड लगे हों। शायद इससे वो उन्हें मरा हुआ समझता था। इसीलिए नेट ने जल्द से जल्द अपने बॉडी पर कुछ ब्लड लगा लिए और अपनी फ्रेंड लिप को भी ये करने के लिए कहा। लेकिन लिप पहले से और ज्यादा डर चुकी थी। उसे ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी होती। थोड़ी देर में जब उस मॉन्स्टर की आवाज आती है तो दोनों ही फॉरेस्ट वाले एरिया में चले गए थे। तुरंत ही वो दोनों डर के मारे एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। नेट देख पा रही थी कि क्रिएचर धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा है। वो दोनों यही प्रे करते हैं कि उन्हें कुछ ना हो, लेकिन देखने के बाद पता चला कि वो क्रिएचर चला गया है। अब ये शायद गलत फहमी थी क्योंकि वो मॉन्स्टर तुरंत ही वहां पहुंचकर लिप को उठा लेता है। उसने तो लिप को बहुत बुरी तरीके से खत्म कर दिया था। वो तो नेट के ऊपर भी हमला करता है लेकिन नेट नीचे गिरकर मरने की एक्टिंग करती है। क्रिएचर थोड़ी देर उसे सूंघता रहा और फिर वहां से चला गया। यानी केट का ये अजम्पशन एकदम से राइट था। नेट बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहती है। अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो वो उस जगह पर जाकर देख रही होती है। पता चला कि वहां पर उसका भाई टेडी मौजूद है जो एकदम मरने की अवस्था में है। मॉन्स्टर ने तो उसकी पूरी बॉडी पर जख्म दे दिए थे। टेडी अपनी बहन से आखिरी समय में बहुत ज्यादा माफी मांगता है। उसने इतने कम उम्र में अपने पूरे घर को छोड़ दिया और आज उसके बुरे टाइम पर उसके घर वाले ही काम आ रहे हैं। टेडी ने तो सिर्फ इतना कहा कि वो मॉन्स्टर मुझे ढूंढे और मारे, इससे पहले तुम ही मुझे खत्म कर दो। नेट ये नहीं करना चाहती थी लेकिन ये उसकी मजबूरी होती है। इसीलिए जल्द से जल्द उसने एक पत्थर उठाया और सीधा अपने भाई को खत्म कर दिया। ये एक तरीके से अपने भाई को मुक्ति प्रदान करने जैसा था। लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। नेट की बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी लेकिन फिर भी उसे यहाँ से कैसे भी निकलना था। आगे बढ़ते हुए उसे एक घर दिखाई देता है जो कि उसी ब्लैकी नाम के आदमी का था। सामने की तरफ उसे एक टेंट मिला जिसमें कार की चाबियां मौजूद थी। इसीलिए वो चाबी लेकर सीधा कार के अंदर बैठ जाती है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन अब उसके अंदर बिल्कुल भी होप नहीं बची थी कि वो निकल पाएगी। वो एकदम से टूट गई थी और रोने भी लगी। लेकिन फिर उसे कार के पीछे वाले सीट पर एक गिफ्ट दिखाई देता है। वो गिफ्ट उसके बॉयफ्रेंड ने ही दिया था, जिससे कि वो जब ओपन कर रही थी तो उसके अंदर एक फोटो फ्रेम थी। वो उसकी मदर की होती है जो कई साल पहले मर चुकी थी। इस मोमेंट पर नेट को अपनी मदर को देखने के बाद एक अलग ही जोश आ गया। उसे कैसे भी जिंदा बचकर निकलना है तो सबसे पहले वो ब्लैकी के घर में जाती है और धीरे धीरे एक्सप्लोर करती है। पता चला कि वहाँ एक रूम ऐसा है जहाँ इंसानों को काट कर खाया जाता था। ब्लैकी ये सारे काम करता था उस क्रिएचर का ध्यान अपने से दूर हटाने के लिए। यानी जो भी टूरिस्ट इस फॉरेस्ट में आते तो वो उन्हें मार कर उनका हैमबर्गर बना देता और दूसरे लोगों को खिलाकर उन्हें भी श्रापित कर देता। ब्लैकी थोड़ी देर में नेट के सामने आता है और सच्चाई बताता है। उसने कहा कि कई साल पहले उसके और उसके कुछ फ्रेंड प्लेन दुर्घटना में इसी फॉरेस्ट में गिर गए। ठंड बहुत ज्यादा थी और सरवाइव करने के लिए उन्हें मजबूरी में अपने एक साथी को खाना पड़ा। अब इतना बड़ा पाप कोई भी सह नहीं पाया और उसी वजह से एक क्रिएचर का निर्माण हुआ। वो मॉन्स्टर अब उन लोगों को नहीं छोड़ता जो इंसानों को चोट पहुंचाते हैं या फिर उन्हें किसी भी तरीके से मारने की कोशिश करते हैं। जो हैमबर्गर का मीट इन लोगों ने खाया है वो ब्लैकी ने ही दिया था उन्हें श्रापित करने के लिए। नेट ये देखकर काफी गुस्सा हो गई और सीधा ब्लैकी के ऊपर हमला करने लगी। ब्लैकी भी उसे मारने की कोशिश तो करता है लेकिन तभी वो क्रिएचर घर में घुसा और ब्लैकी को पकड़कर लेकर उसे मार दिया। नेट भी काफी परेशान होकर ऊपर जा रही थी और क्रिएचर उसका पीछा करता है, पर कैसे भी करके वो अपनी कार में आकर बैठ गई। लकीली इस बार वो कार चालू कर लेती है और दूर चले जाने लगती है, पर वो क्रिएचर अभी भी इसका पीछा कर रहा था। इसीलिए अब नेट ने काफी तेजी से कार चलाई और उसे ठोकने का ट्राई किया, बट वो क्रिएचर नहीं मरता। पर इस समय भी नेट ने हार नहीं मानी थी। उसने तो क्रिएचर को लालच देने के लिए कार के विंडोज ओपन कर लिए जिससे कि वो अंदर घुसता है और नेट जल्द से जल्द बाहर निकलकर कार के पेट्रोल वाले हिस्से को ओपन कर देती है। तुरंत ही उसने एक आग जलाई और वहां पर फेंक दिया जिससे कि कार के अंदर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। आग लगने के कारण क्रिएचर पूरी तरीके से जलने लगा। ये मोमेंट नेट के लिए बहुत बड़ा था क्योंकि उसने अपने मरे हुए साथियों का बदला जो ले लिया होता है। हमें तो अंत में सिर्फ नेट ही दिखाई गई जो कि अपने मेंटल हाउस में आ चुकी थी, जो कि उस मेंटल हॉस्पिटल में आ चुकी थी और वो वापस से वहां एडमिशन लेना चाहती है।
यानी कि बाहर का संसार उसके लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है और वो आगे की जिंदगी यहीं पर बिताएगी। हमारी भी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार सर्वाइवल कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।